नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का नॉलेज पंडित के यूट्यूब चैनल पर। मैं रंजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं तहे दिल से। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए 60 प्लस क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि संविधान के मूल अधिकार मौलिक कर्तव्य से हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये टॉपिक हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप ये पूरा वीडियो देखिए। हर क्वेश्चन को आंसर के साथ में आपके सामने स्क्रीन पर मैं लेकर आया हूँ। अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे रोज के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। चलिए तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी? तो मौलिक अधिकारों में से संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसे बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप से इसके व्यवहार का निषेध करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किसमें है? तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किसका हिस्सा है? तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति जी कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसे प्रदान किया जाता है? तो मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकार को क्या कैसे कैसे कर सकते हैं? तो भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को समय पर निलंबित किया जा सकता है, उपयुक्त समय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका को माना जाता है। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रित करता है या लगाता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से अनुच्छेद 14 जो है विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून को समान संरक्षण प्रावधानित है? तो संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 3 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित है। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए क्या सुनिश्चित करता है? तो समानता का अधिकार भारतीयों के लिए धार्मिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता उपयुक्त सभी सुनिश्चित करता है। धर्म आदि के आधार पर विभेद या प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 जो है एक मूल अधिकार है, जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 जो है ये समता के अधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? तो अनुच्छेद 19 भिन्न वर्ग में आता है। राइट आंसर हो जाएगा बाकियों से। चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दो राय राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप भेदभाव के विरुद्ध के अधिकार जो है उसमें संशोधन किया गया था। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो भारतीय संविधान के अनुसार प्रेस की आज़ादी 19(1) अ में निहित है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 भारत के संविधान का जो है प्रेस की जो कहे स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता भाषण स्वातंत्र्य के अधिकार में निहित है। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो हड़ताल पर जाने का अधिकार यह मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है। राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है?
तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान देना है। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसके वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। इनमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य करने के लिए समान वेतन का अधिकार, इन सभी में से जो है 1, 2, 3 यानी कि इन सभी के लिए ही मौलिक अधिकार के रूप में सर्वोच्च न्यायालय ने मान्यता दी है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। कारखानों अथवा खानों की कितनी आयु से कम व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जा सकता है? तो कारखानों अथवा खदानों में 14 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध धर्म की स्वतंत्रता से है। राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करने धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो सिख समुदाय के द्वारा जो सिख है वो कृपाण धारण करते हैं, यह अनुच्छेद 25 के अंतर्गत स्वतंत्रता का अंग माना गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित तथा संचालित करने का संरक्षण प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 जो है अल्पसंख्यकों को अपने मनपसंद शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उन्हें संरक्षण प्रदान करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो अनुच्छेद 25 के द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार मिलता है। कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए इनमें से किसी न्यायालय द्वारा जारी क्या कर सकते हैं? तो मौलिक अधिकारों को जारी करने के लिए, लागू करने के लिए एक न्यायालय समादेश यानी कि रिट जारी करता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जा सकती है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर की जा सकती है। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा। किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी की जा सकती है? तो दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी की नीति में या इसके समय बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की जा सकती है। किसी रिट या याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, तो इसे कहते हैं परमादेश। जो रिट होती है परमादेश आदेश याचिका रिट जो है, इसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं। निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जा सकता है? तो किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए अधिकार प्रक्षा रिट जारी की जा सकती है। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह यह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, ये रिट क्या कहलाती है? तो ये रिट मैंडेमस रिट कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय क्या कर सकता है? तो न्यायालय किसी व्यक्ति या संस्था को उसके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी कर सकता है रिट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? तो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, कानूनी अधिकार के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के तहत कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो नागरिकता का अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया? तो संपत्ति के मौलिक अधिकार को 1978 में संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया। संपत्ति का अधिकार अब क्या है? तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, संविधान के अंतर्गत कानूनी अधिकार बन गया है संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है?
तो संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो यह एक विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुसार संवैधानिक अधिकार है कौन, किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है। तो संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है लेकिन मूलभूत अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य कोष में संपोषित कुओं, तालाबों और स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 15 यह बतलाता है कि राजकोष से संपोषित कुओं, तालाबों और स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता है। मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? तो हड़ताल पर करने की आजादी की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार में नहीं है। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? तो केशवानंद भारतीवाद में संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार दिया। नेक्स्ट है, किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए कौन सी रिट जारी होती है? तो इसमें उत्प्रेक्षण रिट जारी होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर है। कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों या शिशुओं को शिक्षा का अधिकार कौन से अधिकार के अंतर्गत आता है? यह एक मूल अधिकार है जो 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अधिकार के रूप में मिला है। समानता का अधिकार संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया गया है? तो अनुच्छेद यहाँ पर अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 समानता के अधिकार से संबंधित है। 2, 3, 4 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में निहित है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। परमादेश याचिका यानी कि रिट ऑफ मैंडमस का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। अनुच्छेद 32 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय में किस आधार पर राहत के लिए मना कर सकता है? तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत किसी की मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं है, इस आधार पर राहत के लिए मना कर सकता है न्यायालय। राइट आंसर हो जाएगा कि किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है। किसी अर्ध न्यायिक या सार्वजनिक अधिकारी को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय कौन सी रिट जारी करता है? तो इसे परमादेश रिट कहते हैं जो उच्च न्यायालय जारी करता है। संविधान के अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 में क्या व्यवस्था है? तो संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में सामाजिक समता की व्यवस्था की गई है। भारत में उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? तो गोलकनाथ मामले में संविधान ने माना था कि न्यायालय ने माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। कौन सा भारत के संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है? तो उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता मूल अधिकारों के अंश में नहीं आता है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों में युक्ति युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? तो ये शक्ति संसद के पास है। सही उत्तर हो जाएगा। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए रिट जारी होती है, वह कौन सी है? तो किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी होती है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन मौलिक अधिकार मूल अधिकार से संबंधित। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिससे हर दिन के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज पंडित के यूट्यूब चैनल पर। हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए 100 क्वेश्चंस लेकर आए हैं और ये 100 क्वेश्चन भूगोल से रिलेटेड है जिसमें आपके लिए हर एग्जाम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 69 और 31 दो सीरीज़ है। ये देखिए 69 तक है और फिर 69 से 31 यानी कि टोटल आपके 100 क्वेश्चन है। तो ये 100 क्वेश्चंस आप अपने हर एग्जाम के लिए तैयार कर सकते हैं। भूगोल के क्वेश्चन है। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें और दोस्तों वीडियो लाइक करना ना भूलें क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेट करता है और भी मेहनत करने के लिए। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, पर्ल ऑफ साइबेरिया किसको कहा जाता है?
तो बैकाल झील को पर्ल और साइबेरिया कहा जाता है। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? तो एस चंद्रशेखर जी ने ब्लैक होल की सबसे पहले जानकारी दी थी। विली विली क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात विली विली कहलाता है। सू नहर किसको जोड़ती है? तो सुपीरियर और हरुन झील को सू नहर जोड़ती है। राइट आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष यान मैगलन किस ग्रह पर भेजा गया था? तो अंतरिक्ष यान मैगलन मंगल ग्रह पर भेजा गया था। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो अफ्रीका की लेम्पोजी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अयनवर्तीय वर्षावन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो कांगो घाटी में अयनवर्तीय वर्षावन पाए जाते हैं। इक्विनॉस वर्ष के 2 काल किस दिन रात और बराबर दिन होते हैं? तो इक्विनॉस मतलब रात और दिन बराबर होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। उच्च दाब के क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें कौन सी होती हैं? तो उच्च दाब के क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। उच्चतम लवणता कहाँ पर पाई जाती है? तो वॉन झील जो कि टर्की में है, उच्चतम लवणता पाई जाती है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन कहाँ पर होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन विषुवत रेखा पर होता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह जो है उसे क्या कहते हैं? तो एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह नक्षत्र के नाम से जाना जाता है। ओजोन परत कहाँ पर स्थित है? तो समताप मंडल में ओजोन परत स्थित है। किन दो ग्रहों के उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र ग्रहों के उपग्रह नहीं है। किस दिन में दोपहर को छाया सबसे छोटी बनती है? तो 22 जून को दोपहर में सबसे छोटी छाया बनती है। किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? तो मृत सागर में लवणता सबसे अधिक है। कौन सी जल संयोजी या संधि यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? तो जिब्राल्टर जल संधि यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो राइन नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है। गोबी मरुस्थल कहाँ पर है? तो मंगोलिया में गोबी मरुस्थल स्थित है। ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी कहाँ पर होती है? तो ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी प्रधान देशांतर पर होती है। जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है? तो होन्शु द्वीप जापान का विशालतम द्वीप है। टोर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, कहाँ पर उठते हैं? तो टोर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, कैरेबियन सागर में ये उठते हैं। डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी कहाँ पर है? तो डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी कलकत्ता में स्थित है। डेटम रेखा क्या कहलाती है? तो एक क्षैतिज रेखा जिसके द्वारा ऊंचाई तथा गहराई की पैमाइश होती है उसे डेटम रेखा कहते हैं। डेटम रेखा क्या है? तो समुद्र तल की क्षैतिज रेखा है, ऊंचाई और गहराई की माप होती है। एक ही क्वेश्चन का आंसर 2 तरीके से है, याद रखने के लिए आपके लिए आसानी होगी। ड्रॉन्केंसनबर्ग पर्वत कहाँ पर है? तो ड्रॉन्केंसनबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो शुक्र ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन है। पृथ्वी की परिक्रमण धुरी सदा झुकी होती है दीर्घ वृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर। पृथ्वी के निकटतम दूरी पर ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह पृथ्वी के निकटतम दूरी पर है। पृथ्वी से सबसे अधिक नजदीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह पृथ्वी से सबसे नजदीक है। सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो कोलोराडो का पठार सबसे बड़ा पठार है। बरमूडा त्रिभुज कहाँ पर स्थित है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरमूडा त्रिभुज स्थित है। बरमूडा त्रिभुज पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। भूमध्य सागर कहाँ से गुजरता है? तो यहाँ पर माफ करिएगा, भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है? तो कीनिया से भूमध्य रेखा गुजरती है। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें क्यों लंबी होती हैं? तो जड़ें पानी की तलाश में लंबी होती हैं। राइट आंसर हो जाएगा। महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से महासागरों में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। मृतक घाटी किसके लिए है? तो अत्यधिक उष्णता के लिए मृतक घाटी जानी जाती है, गर्मी के लिए। मैगीनॉट रेखा क्या है? तो फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा मैगीनॉट रेखा है। लवणता की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पर पाई जाती है? तो मृत सागर में लवणता की सर्वाधिक सीमा या मात्रा पाई जाती है। वायुमंडल में ओजोन परत किससे रक्षा करती है?
तो वायुमंडल में ओजोन परत परावैंगनी विकिरण से रक्षा करती है। वायुमंडल में ओजोन परत किसकी रक्षा करती है? तो परावैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो माउंट कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो बरखोयांस्क विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कौन सी है? कहां पर है? तो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला भारत में है। विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सी है? तो चैलेंजर गर्त विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त है। विश्व का सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। बृहत ज्वार क्यों आते हैं? तो सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब बृहत ज्वार आते हैं। शीत समुद्री धारा कौन सी है? तो हम्बोल्ट की धारा शीत समुद्री धारा है। संगमरमर क्या है? तो यह कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। संयुक्त राज्य अमेरिका में किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली या वैली कहा जाता है? तो मिसिसिपी मैदान टॉर्नेडो वैली के नाम से संयुक्त राज्य अमेरिका में जाना जाता है। संसार का आर्द्रतम स्थान कहां पर है? तो मौसिनराम संसार का आर्द्रतम स्थान है। सबसे बड़ा द्वीप संसार का कौन सा है? तो ग्रीनलैंड संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग संसार का सबसे व्यस्त महासागरीय मार्ग है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो किलायू ज्वालामुखी संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। संसार का सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सी है? तो स्वेज नहर संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर है। संसार का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप संसार का सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे बड़ा दिन किस तारीख को होता है? तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो महासागर सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। सवाना घास के मैदान कहाँ पर है? तो अफ्रीका में सवाना घास के मैदान है। सागरीय राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो मन्नार की खाड़ी सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो प्रतिपदा या न्यू मून डे के दिन यानी कि पूर्णिमा के दिन सूर्य ग्रहण होता है। राइट आंसर हो जाएगा, माफ करिएगा, अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है। सही उत्तर हो जाएगा न्यू मून डे, मतलब जब चंद्रमा बनना शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। स्वेज नहर किन दो सागरों को मिलाती है? तो हिंद महासागर और लाल सागर को स्वेज नहर मिलाती है। हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पर है? तो हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा महाद्वीपीय और पर्वतीय हिमनदियों में है, स्थायी हिम में है। विश्व का चीनी का भंडार के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो क्यूबा विश्व में चीनी के भंडार के नाम से जाना जाता है। सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता किसकी खेती में होती है? तो चावल में सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, चाहे वो बारिश से हो, चाहे आप अपने मोटर या कुओं के थ्रू खेत में भेजें। अफ्रीका में कॉपर पैदा करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो जाम्बिया अफ्रीका में कॉपर पैदा करने वाला सबसे बड़ा देश है। सबसे घनी आबादी अफ्रीका में और प्रचुर तेल वाला देश कौन सा है? तो नाइजीरिया सबसे घनी आबादी और प्रचुर तेल वाला देश अफ्रीका में है। IR-20 किस चीज़ की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है? तो चावल की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगोरली किसके लिए विख्यात है? तो स्वर्ण उत्पादन के लिए कालगोरली विख्यात है। उद्योगों में किसके लिए डेट्रॉयट संयुक्त राज्य अमेरिका प्रसिद्ध है? तो मोटर गाड़ी उद्योग के लिए डेट्रॉयट स्थान प्रसिद्ध है। राइट आंसर हो जाएगा। कृषि उद्योग उस कृषि को क्या कहा जाता है जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों एक साथ होते हैं? तो इसे हम मिश्रित कृषि के नाम से जानते हैं, जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों एक साथ होते हैं। ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश है। विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार कहाँ पर स्थित है? तो वेनेजुएला में सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है। सूती वस्त्र के उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो सूती वस्त्र के उत्पादन में भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता है। किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है? तो छत्तीसगढ़ टिन अयस्क का प्रमुख भंडार केंद्र है। कृषि उत्पादों की कोटि किस पर निर्भर होती है? तो एगमार्क पर कृषि उपकरण कृषि उत्पादों की क्वालिटी निश्चित होती है। कृषि व्यापारीकरण किससे सूचित किया करता है? तो कृषि का व्यापारीकरण विक्रय के लिए सस्य का उत्पादन सूचीकृत करता है।
कोयला किससे बनता है? तो संपीड़ित और कठोरकृत जीवभार जीवाश्म से कोयला बनता है। विश्व का सबसे बड़ा खनन पत्तन कौन सा है? तो हेडलैंड सबसे बड़ा खदान पत्तन है। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? तो स्वेज नहर सबसे बड़ी जहाजी नहर है। कौन सा उद्योग सभी औद्योगिक गतिविधियों का आधार भूमि तथा मात्र उद्योग माना जाता है? तो लोहा उद्योग, इस्पात उद्योग सभी उद्योगों का आधार है। कच्चे माल पर आधारित उद्योग, तो चीनी उद्योग कच्चे माल पर आधारित उद्योग है। कौन सा खनिज एल्यूमिनियम का अयस्क है? तो बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क है। कौन सा देश लौह इस्पात उद्योग के लिए कच्ची सामग्री अन्य देशों पर आश्रित है? तो जापान लौह इस्पात उद्योग के लिए कच्ची सामग्री के लिए अन्य देशों पर आश्रित है। संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कनाडा संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सबसे अधिक टिम्बर यानी कि लकड़ी कौन पैदा करता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे अधिक लकड़ी पैदा करता है। कच्चे जूट का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत कच्चे जूट का सर्वाधिक उत्पादक देश है। विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो केनिया विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो रूस हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है? तो अम्लीय प्रकृति की मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है। खनिज तेल का सबसे बड़ा प्रमाणीकृत भंडार कहाँ पर है? तो कुवैत में खनिज तेल का सबसे बड़ा प्रमाणीकृत भंडार है। गन्ने का मूल उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत गन्ने का मूल उत्पादक देश है। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चूखा पावर प्रोजेक्ट, चूखा बिजली परियोजना का निर्माण भारत द्वारा कहाँ पर किया जा रहा है? तो भूटान में भारत के द्वारा चूखा पावर प्रोजेक्ट जो है निर्माण हो रहा है, चल रहा है, हो भी गया है। तो दोस्तों ये थे आपके 100 क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने ग्रुप्स में शेयर करें, लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिससे नेक्स्ट वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।